ओके, तो अब हम शेयर्स और कंपनी से रिलेटेड थ्योरी को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि टाइप ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स क्या होता है? तो इट्स अ बेसिक यूनिट और द यूनिट ऑफ ओनरशिप दैट ए कंपनी इशूज। ठीक है, एक पार्ट ऑफ कंपनी जिसके मालिकाना हक दिया जाता है उसको बेसिकली शेयर्स बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेयर में दो टाइप के होते हैं, जैसे लिखा है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। आई वुड प्रीफर कि आप जो लिखा हुआ है वीडियो में उसको नोट करते रहेंगी तो हेल्पफुल होगा लिखने में। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ठीक है, तो अ प्रेफरेंस शेयर आर दोज विच कैरी ए प्रेफरेंशियल राइट इन केस ऑफ। ठीक, प्रेफरेंशियल राइट मतलब हम इस चीज़ को पहले प्रेफरेंस देते हैं, है ना। तो किस किस चीज़ में पहले प्रेफरेंशियल राइट मिलता है? तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट और अमाउंट। ठीक है, एक डिविडेंड जो उनको मिलने वाला है ये पहले से फिक्स्ड हो गया होगा कि हाँ हम आपको 5 रुपये का डिविडेंड या फिर 5% ऑफ डिविडेंड ये देने वाला है, चाहे वो रेट हो या फिर अमाउंट हो। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो उनके कैपिटल पूरे उनको वापस मिल जाएंगे जब कंपनी बंद हो रहा होगा, और उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा इक्विटी वालों से पहले, कि इक्विटी वालों को कैपिटल लौटा रहे हैं उससे पहले हम प्रेफरेंस वालों को लौटा देंगे। ठीक है, और क्या है? द पर्सन होल्ड प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, द होल्डर ऑफ दीज शेयर डू नॉट गेट वोटिंग राइट। इन पे वोटिंग राइट नहीं होता है। और ये कुछ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, जैसे क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, तो मैं कैसे समझाऊंगा आपको, मैं ये बता देता हूँ। जैसे क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव है, मैं क्यूमुलेटिव को आपको समझा दूंगा तो नॉन क्यूमुलेटिव आप समझ जाएंगी कि जो क्यूमुलेटिव का डेफिनेशन है उसमें नॉट या फिर नॉन जोड़ेंगी तो आपको नॉन क्यूमुलेटिव का डेफिनेशन मिल जाएगा बेसिकली। और उतना करने पे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। मैं 4 समझा दूंगा, 4 आप अपने से जब उसके नोट्स बनाएंगे या फिर डेफिनेशंस बनाएंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ओके, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो it is a type of preference share where unpaid dividends accumulated and must be paid before any dividend to common shareholder. It ensures fixed return, priority in dividend payment and limited voting rights. ठीक है, तो क्योंकि एक प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर वाले सारी चीज़ें तो लागू होती ही हैं। बट जैसे कि हम पहले देखे थे कि प्रेफरेंस शेयर वालों को सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलना होता है। ठीक है, अगर उनको ये साल पे हो सकता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट कम हो या फिर कंपनी के पास पैसे ही ना हो ये मंथ में। ठीक है, ये मंथ में या ये साल में, तो उनको अगले साल या अगले मंथ जो भी टर्म्स पे उनको हम लोग डिविडेंड देने वाले थे वो एक्यूमुलेट होके उनको वापस मिल जाएगा, इसीलिए उसका नाम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। तो नॉन क्यूमुलेटिव क्या होगा? इट्स ए प्रेफरेंस शेयर और अनपेड डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेटेड एंड मस्ट नॉट बी पेड बिफोर द डिविडेंड। एंड ऐसे करके आप उसका डेफिनेशन बना सकती हैं। ठीक है, एक बार आप ट्राई करेंगी खुद से तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाला का क्या है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, it gives shareholder the right to receive fixed dividend plus additional share in the company's profit after common shareholder receive their dividend. They may also get extra payout in case of liquidation. ठीक है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है ना कि जैसे हम सबको डिविडेंड दे दिए। ठीक है, मान कि नॉर्मल शेयर होल्डर्स जो है मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, जो सरप्लस बचता है उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके भी कुछ हिस्से इनको मिलने होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में। ठीक है, तो नॉट पार्टिसिपेटिंग आप बनाने की कोशिश करिएगा डेफिनेशन, वो बढ़िया से बन जाएगा। और लिक्विडेशन के टाइम पे भी इनको कुछ एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ लिटिल एज रहता है इनको ज़्यादा, है ना। कि प्रेफरेंस शेयर वाली चीज़ें तो है ही, बट जैसे प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स्ड मिलता है बट सरप्लस में उनका कोई हिस्सा नहीं होता, बट इसमें अगर सरप्लस होता है तो उसमें भी हिस्सा होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे। ठीक है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अब हम आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर दैट द कंपनी कैन रीपरचेज और रिडीम एट द predetermined price and date or at the company's
डिस्क्रिएशन प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ बनता है कि ये जो शेयर्स हैं इनको कंपनी रिडीम कर सकती है, मतलब रीपरचेज कर सकती है एट द टाइम ऑफ इशूइंग ओनली। वो बता देगी कि हो सकता है हम 20 साल बाद इस शेयर को रिडीम कर लें या फिर कुछ कर लें, क्योंकि प्री डिटरमाइंड लिखा है यहाँ पे। या फिर डिस्क्रिएशन मतलब जब कंपनी बंद हो रही होती है वो तब उन शेयर को रिडीम कर लेती है, ठीक है, मतलब बाय बैक कर लेती है। और उसके बाद एक तो वैसे ही नॉन इररिडीमेबल भी बनता है आपका, ठीक है। और सबसे लास्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉमन शेयर आफ्टर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ अंडर सर्टन कंडीशन, ठीक है। तो कन्वर्टेबल में क्या होता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर है सर्टन पीरियड ऑफ टाइम पे स्पेसिफिक नंबर, एक कॉमन शेयर जहाँ पे लिखा है ना उसको इक्विटी शेयर मान के पढ़िए आप, ठीक है। कि ये जो प्रेफरेंस शेयर है एक टाइम के बाद कि आपके पास 10 प्रेफरेंस शेयर है ना, कि मान लेते हैं आप पे 10 प्रेफरेंस शेयर है, तो ऐसा होता है कि 10 साल बाद ये प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे एक इक्विटी शेयर में, ठीक है। ऐसा कुछ भी कंडीशन हो सकता है कि वो ये भी कर सकते हैं कि एक प्रेफरेंस शेयर को एक इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दे, तो वो प्री डिटरमाइन करके अंडर सर्टन कंडीशन वो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन कन्वर्टेबल का आप डेफिनेशन बना दीजिएगा उस तरफ से, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे टाइप का क्या था? इक्विटी शेयर, ठीक है। तो एन इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड कम्स विद द फॉलोइंग फीचर्स। तो क्या क्या फीचर्स हैं हम देखते हैं। पहला होता है वोटिंग राइट, तो शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। डिविडेंड्स, ठीक है, तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलते, बट जैसे कंपनी का प्रॉफिट हुआ या फिर कंपनी की ग्रोथ होती है तो उस हिसाब से जो उनका बनता है अर्निंग में हिस्सा वो मिलेगा उनको, ठीक है। और दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर वैल्यू में भी इंक्रीज ओवर टाइम आफ्टर पोटेंशियल लॉन्ग टर्म गेन, ठीक है। कुछ ज़्यादा टाइम तक, जैसे 15-20 साल तक कोई रह गया तो होता है कि हम सुनते हैं कि स्टॉक में उसका वैल्यू 1 रुपये का था जब मैं खरीदा था और आज देख भाई 70 रुपये 80 रुपये का हो गया, तो वो उसका कैपिटल एप्रिशिएट हुआ है ना, वो जो कैपिटल लगाया था उसका वैल्यू बढ़ गया है ना, तो उस हिसाब से कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है। तो लास्ट क्लेम ऑन एसेट भी होता है कि सबको देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी वालों को मिलता है ना, कि मालिक है अब भाई पूरे जो प्रेफरेंस वाले हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उन सबको पे ऑफ करने के बाद इक्विटी जो बचता है वो इक्विटी वालों को जाता है, ठीक है। हाई रिस्क है और हाई रिटर्न भी है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों का तो फिक्स है कि उनको इतना ही मिलेगा, क्रेडिटर्स का भी उनका वही है कि जितना वो क्रेडिट अमाउंट दिया है उतना उनको वापस मिलेगा। क्या हो अगर कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो इन्हीं का ही अच्छा है ना कि इक्विटी वाले जो इक्विटी शेयर लिए हैं, क्योंकि उनका रिस्क भी है कि हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट ना हो तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, बट क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उनको ज़्यादा हिस्सा भी मिल सकता है, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न रहता है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर आर आइडियल फॉर इन्वेस्टर सीकिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड ओनरशिप बेनिफिट, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं ना कि मेरे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, मैं 2-3 साल के लिए नहीं देख रहा हूँ, 5-10 साल 20-25 साल के लिए मैं पैसे डालने के लिए रेडी हूँ, वो डाल देते हैं और उनको ग्रोथ चाहिए होती है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जो वो हैं इंटरेस्टेड है उनके लिए होता है शेयर, ठीक है। तो अब शेयर कौन इशू करता है? कंपनी बहुत पढ़ ली, तो ये कंपनी क्या होती है, ठीक है। वैसे तो कंपनीज एक्ट 2013 में उसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखा गया है, बट आपको अगर वो डेफिनेशन पढ़ना है तो वो पढ़ सकती हैं, वरना अगर ये डेफिनेशन से भी काम चल रहा है तो ओके। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखा है, ए कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर एंड कैन ओन इट्स एसेट, ठीक है, इनकर लाइबिलिटीज एंड आइदर एंड एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी एक लीगल एंटिटी होता है, लीगल एंटिटी मतलब एक लीगल पर्सन होता है जो किसी भी इंडिविजुअल से या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसको बनाते हैं ताकि वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सकें, ठीक है। इसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब ये एक ओनर बन सकता है, ये अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकता है, अपने नाम पे लाइबिलिटीज़ ले सकता है और अपने नाम पे एक कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकता है। तो क्या क्या फीचर्स हैं, की फीचर्स क्या क्या हैं कंपनी के? तो की फीचर्स आर पहला तो सेपरेट लीगल एंटिटी, वो एक लीगली अलग पर्सन होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, शेयर होल्डर जितना पैसा दिया है उतने के लिए ही लाइबल है। परपेचुअल सक्सेशन की ओनर के मर जाने से कंपनी बंद नहीं होती है, ठीक है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट
सेपरेशन, ओनर हो सकता है कि जैसे मैं इक्विटी शेयर ले लिया हूँ तो मैं तो ओनर हो गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं रोज ऑफिस में जाऊँगा काम करने के लिए, नहीं, जो मैनेजमेंट टीम बैठी है उस कंपनी की वो मैनेज करेगी ऑफिस के डे टू डे एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। तो एबिलिटी टू रेज कैपिटल, कंपनी कैन इशू शेयर और कैन टेक लोन ऑन इट सेल्फ, हम ऊपर देखे कैन हैव ओन, मतलब एक एसेट भी ओन कर सकता है और लाइबिलिटी भी ले सकता है, ठीक है। तो कंपनीज कैन बी प्राइवेट और पब्लिक और गवर्नमेंट ओन डिपेंडिंग ऑन ओनरशिप एंड स्ट्रक्चर। तो वो डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से एक कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है और गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकती है, ठीक है। अब पब्लिक और गवर्नमेंट ओन्ड में कंफ्यूज नहीं होना है कि ज़्यादातर टाइम अरे पब्लिक और गवर्नमेंट ओन्ड तो सेम होना चाहिए, नहीं। पब्लिक मतलब वैसी कंपनी जो पब्लिक से पैसे ले सकती है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें 51% से ज़्यादा शेयर रखता हो। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनीज, उसमें है देखिए, जैसे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनी है ना, तो ये जो फ्लो चार्ट है आई वुड से कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बना लीजिए ताकि ये बेहतरीन तरीके से आपके पास रहे, ठीक है। तो एक कंपनी कितने वे से क्लासीफाइड होता है देखते हैं, पहले इनकॉर्पोरेशन के बेस्ड पे, फिर लाइबिलिटीज़ के बेस्ड पे, ओनरशिप के बेस्ड पे, कंट्रोल के बेस्ड पे, पब्लिक इंटरेस्ट के बेस्ड पे, ठीक है। तो देख लीजिए, इनकॉर्पोरेशन के बेस्ड पे स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड, लाइबिलिटीज़ के बेस्ड पे लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी होती है, और ओनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट, पब्लिक, 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, ठीक है। कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, और पब्लिक इंटरेस्ट के कंपनी पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, लिस्टेड कंपनी होती है और अनलिस्टेड कंपनी होती है। एक एक करके सबको समझते हैं। तो बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, तो एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है, क्रिएटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि आरबीआई बनी है और एलआईसी बनी है, तो ये दोनों इनके एक्ट पास हुए हैं पार्लियामेंट में, तब ये कंपनी क्रिएट हुई, तो इसीलिए स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है। और रजिस्टर्ड कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड, जो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो रजिस्टर्ड कंपनी होती है। और जितने भी आप लोग कंपनीज देखते हैं ना डे टू डे लाइफ में, आपके अगल बगल जितने भी कंपनीज हैं वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं और वो एक रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ के बेस पे कंपनी कैसे क्लासीफाइड हुई है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स सबसे पहले, तो शेयर होल्डर लाइबिलिटीज लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर, ठीक है। अब एक शेयर होल्डर, मान लीजिए एक शेयर 10 रुपये का है और एक शेयर होल्डर उसका 6 रुपया पे कर चुका है, तो उसकी लाइबिलिटी क्या है, वो जो 4 रुपया बाकी है ना, जो अनपेड अमाउंट है वो उसकी लाइबिलिटी, और 4 रुपया तक ही लिमिटेड है उसकी लाइबिलिटी। जैसे प्रोपराइटर में होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, की घर द्वार बेच के भी अपना लाइबिलिटी चुका रहे हो, तो इसमें वो नहीं होता है। वो जो 10 रुपये का शेयर है, 6 अगर दे चुका है तो 6 रुपये का लाइबिलिटी खत्म हो चुका है उसका, और जो 4 बचेगा वो 4 उसका और लाइबिलिटी है, ठीक है। तो दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, तो members liability is limited to a fixed amount they have agreed to contribute in case of liquidation, कि जब वो लिया हो उस कंपनी का पार्ट या फिर ओनर बनाओ तभी वो बोल दिया हो कि मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इतना अमाउंट का पे करूँगा, या फिर वो गारंटी दे दिया है कि मैं ये लाइबिलिटी बेयर करूँगा, तो फिर वो लिमिटेड बाय गारंटी हो जाता है। फिर उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कि आप फॉर्म किया है कि, या फिर मेंबर जिनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि कंपनी के डेट तो ये अपना घर बेच के भी चुका सकते हैं करके, वो कंपनी की परफॉर्मा फिर मेमोरेंडम में आप उसको रजिस्टर कराते वक्त लिखे हुए हैं कि हाँ ऐसे कि अनलिमिटेड कंपनी है। वैसे कोई अनलिमिटेड कंपनी खोलते हैं नहीं, कंपनी खोलने का मकसद ही वही है, तो क्यों खोलेंगे, है ना। बट ये एग्जिस्ट करता है, जान लेने वाली चीज़ ये। और उसके बाद है बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के बेस्ड पे क्या है, पहले प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ शेयर, लिमिटेड शेयर होल्डर टू 200 एंड कैन नॉट रेज पब्लिक फंड। प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर्स नहीं कर सकते हैं, उसके लिमिट्स हैं शेयर होल्डर के कि इतने ही लिमिट्स हो सकते हैं जो कि 200 है, और कैन नॉट रेज पब्लिक फंड, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बनती है, उसके बाद होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है। कैन इशू शेयर टू द पब्लिक एंड हैज़ नो लिमिट ऑन शेयर होल्डर्स, मतलब जो पब्लिक को पैसे बेच सकती हैं। हम देखते हैं ना रिलायंस एंड ऑल जिनके शेयर मार्केट पे होते हैं शेयर्स, वो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। 1% कंपनी, 1% नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ही इंसान होगा उसमें। गवर्नमेंट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स 51% एटलीस्ट होने चाहिए, जैसे ओएनजीसी या सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ठीक। फिर फॉरेन कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द कंट्री बट ऑपरेटिंग विद इन इट,
मतलब इंडिया के अंदर ऑपरेट करती हैं। अरे कितने सारे फॉरेन ब्रांड्स के नाम है ना, हम देखते हैं एडिडास एंड ऑल, एडिडास, नाइकी, प्यूमा, ओ माय गॉड, इतने बड़े बड़े कंपनी सब फॉरेन कंपनीज हैं, वो इंडिया में आके काम करती हैं अपना, है ना। फिर बेस्ड ऑन कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी को क्या होगा, कंट्रोल्स अनदर कंपनी बाय ओनिंग ए मेजोरिटी ऑफ, ठीक है, कि एक बड़ी कंपनी है उसके अंडर कोई वो किसी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स को होल्ड करती है और इस वजह से वो उस कंपनी को चलाती है, तो ये होल्डिंग कंपनी हुई, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी जिस छोटी कंपनी की मेजोरिटी होल्ड करती है ना, वो छोटी वाली कंपनी फिर उसकी सब्सिडरी कहलाएगी, ठीक है, समझ गए आप। और फिर एसोसिएट कंपनी, अनदर कंपनी होल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ 20 और 30%। मैं आपको बताता हूँ, एक ना होल्डिंग कंपनी हुई, एक सब्सिडरी कंपनी हुई, ठीक है, और एक एसोसिएट कंपनी हुई। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए को अभी बेस रखते हैं, तो ये बी जो है सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ए होल्ड करता है, तो बी ए का होल्डिंग कंपनी हुआ और ए बी का सब्सिडरी कंपनी हुआ, ठीक है। और उसके बाद ए के और कुछ सिग्निफिकेंट हिस्से 20 to 50% हिस्से कौन सी होल्ड करता है, तो सी ए का एसोसिएट कंपनी हुआ, ठीक है, समझ गए ये तीनों का कॉन्सेप्ट कंट्रोल के हिसाब से कैसे है, तो ये है कुछ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, तो पब्लिक इंटरेस्ट पे कंपनी कैसे कैसे होती है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा गया है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मेनली वो चैरिटेबल प्रॉफिट मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी होती है और कोई प्रॉफिट में उनका शेयर होता नहीं है। उसके बाद आती है लिस्टेड कंपनी, जैसे हम बात किए लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जो पब्लिक जिस पे ट्रेड कर सकती है, जैसे रिलायंस हो गया, अरे जोमेटो भी तो अपना IPO लाया, जोमेटो हो गया, ये सब हो गए, जोमेटो का नाम चेंज होकर इटर्नल हो रहा है वैसे। उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी हो गई, ठीक है, जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे डेफिनेशन है, समझ लीजिए बस। और उसके बाद कुछ टर्म्स और डिस्कस करते हैं जो चैप्टर्स में आगे आने वाले हैं या फिर आप सुनने वाले हैं चैप्टर्स के दौरान, है ना। बाय बैक ऑफ शेयर एक टर्म है, तो बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है, इट रेफर्स टू ए कंपनी रीपरचेज ऑफ इट्स ओन शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इन द मार्केट, ठीक है। तो एक कंपनी जब अपने शेयर्स को खुद ही रीपरचेज कर लेती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो शेयर आउटस्टैंडिंग रह गए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं हो पा रहे हैं या फिर खरीदे नहीं जा पा रहे हैं, उन्हीं को वो कंपनी वापस खरीद लेती है ताकि वो दिखे नहीं मार्केट पे, ठीक है। वो बाय बैक ऑफ शेयर होता है, या फिर किसी अपने ही प्रीवियस शेयर होल्डर जो बेचना चाहते हैं उन्हीं से बाय बैक कर ले तो भी वो होता है, ठीक है। तो क्या क्या सोर्सेस होते हैं बाय बैक करने के, वो पैसे कहाँ से मतलब कहाँ से बाय बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रहा कि फ्री रिजर्व्ड और रिटेन्ड अर्निंग में से जो पैसे हैं उनको यूज़ करके वो बाय बैक कर सकते हैं, या फिर जो सिक्योरिटी प्रीमियम हम देते हैं ना अकाउंट पे, मतलब शेयर खरीदते वक्त जो प्रीमियम अमाउंट मिला होता है उसको यूज़ करके धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा उसमें, ठीक है। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ न्यू शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़, जो न्यू शेयर्स से जो पैसे मिला है या फिर जो सिक्योरिटीज से मिला है उससे भी वो बाय बैक कर सकती है, ठीक है। तो क्या क्या मेथड है बाय बैक करने के, ठीक है। सबसे पहले ओपन मार्केट से परचेज कर लो, बाय डायरेक्टली फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। फिर टेंडर ऑफर से, कंपनी ऑफर टू बाय शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर एट अ फिक्स्ड रेट, वो बता देती है कि इतना रेट देने के लिए रेडी हूँ, अगर कोई शेयर होल्डर बेचना चाहती है तो डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करें, या फिर हम टेंडर निकाल लें उसको भर के वो बता दें कि हम अपना शेयर को आपको देना चाहते हैं वापस, तो उस हिसाब से भी कंपनी बायबैक कर सकती है। फिर ऑफ द मार्केट बायबैक कर सकती है प्राइवेटली नेगोशिएट करके अपने जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे, ठीक है। अब उसके बाद एक और कुछ टर्म्स हैं, वही टर्म्स डिस्कस करते हैं फिर वीडियो खत्म हो जाएगी, है ना। पहला टर्म है बोनस शेयर, ठीक है। तो बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर इशूड बाय ए कंपनी टू इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन देयर करंट होल्डिंग। डेफिनेशन पढ़ के आई गेस समझ आ गया होगा, बट ये होता है कि जो शेयर होल्डर हैं मेरे, उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ता है, बट मैं उनको कुछ शेयर दे देता हूँ एज ए काइंड ऑफ, जितने अभी वो मान लीजिए कोई 10 शेयर होल्ड करता है तो मैं बोलता हूँ जितने भी लोग मेरी कंपनी के 10 शेयर होल्ड करते हैं मैं एज ए बोनस उनको
एक शेयर और दे दूंगा, तो उनके पास 11 शेयर हो जाएंगे, बट वो एक शेयर का पैसा तो नहीं देंगे क्योंकि कंपनी उनको बोनस में दिया वो शेयर, है ना। अब आई गेस वो चीज़ समझ में आ गई। तो क्या क्या फीचर्स हैं उसके, तो इशूड फ्रॉम रिजर्व्स, जो रिजर्व्स के पैसे होते हैं उसी को यूज़ किया जाता है बेसिकली, ताकि हम ये शेयर दे सकते, क्योंकि पैसे तो निकाल नहीं रहे ना, हम मांग थोड़ी रहे उनसे, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ पेइंग डिविडेंड द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर, हो सकता है कि हम इस साल बोनस डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड नहीं देंगे कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, तो इसको कंपनसेट करने के चक्कर में हम एक एक शेयर बोनस पे देने की बात कर लिए, ठीक है। तो कैश फ्लो भी नहीं हुआ, नो कैश फ्लो, नो कैश आउटफ्लो। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होता है, इशूड इन ए स्पेसिफिक रेशियो, कि जैसे बोला था ना कि 10 को 1 मिलेगा, तो वैसे फॉर एग्जांपल 1:2 मीन्स 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, कि जो मेरे कंपनी का 2 शेयर रखा है मैं उसको एक एक बोनस शेयर दूंगा वैसे, ठीक है। इंक्रीज शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल इंक्रीज बट ओवरऑल ओनरशिप परसेंटेज रिमेन्स द सेम। शेयर कैपिटल कैसे इंक्रीज हो, हम यहाँ पे दिखे हैं ना कि रिजर्व वाले अमाउंट को यहाँ पे लाके शो करेंगे कि हम इसको शेयर इशू करने पे हमको ये मिला है करके, काइंड ऑफ मिला है, बट अकाउंट्स में उसको शो करेंगे कि अब ये चीज़ जो है ये हमारे शेयर कैपिटल में आ गया है ना, क्योंकि हम बोनस शेयर तो इशू किया ही है, तो उस हिसाब से हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, बट जो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप था वो तो वैसे ही रहेगा, जिसके पास जितना परसेंट ओनरशिप था सबके पास वही रहेगा, जिसके पास 10 था उसके पास एक शेयर बढ़ जाएगा, जिसके पास मतलब वैसे है ना 10 वाले एग्जाम्पल से, तो परसेंटेज सेम रहेगा एट द एंड, क्योंकि सबकी बढ़ रही है, समझ पा रहे हैं ये स्टेटमेंट, क्योंकि सबकी बढ़ रही है तो उस हिसाब से परसेंटेज तो सेम ही रहेगी ओनरशिप की। फिर क्या है एडवांटेज, क्या होता है शेयर होल्डर को, क्या एडवांटेज है कि इंक्रीज इन द होल्डिंग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, उसके शेयर बढ़ गए, कोई पैसा देना नहीं पड़ा। कंपनी का क्या है, रिटेन्ड कैश वाइल रिवार्डिंग इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को भी रिवार्ड कर दिया और पैसे भी देने नहीं पड़े। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ ए शेयर होल्डर ओन्स 100 शेयर एंड द कंपनी अनाउंसेस 1:1 बोनस, देन इट विल इंक्रीज द एडिशनल शेयर मेकिंग देयर टोटल 200 शेयर। जिसके पास 100 शेयर था हम उनको एक एक शेयर और देंगे, तो फिर सबका 200 शेयर हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से काम करती है बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक राइट्स इशू आता है। राइट्स इशू और बोनस शेयर थोड़े से अलग अलग है, तो मतलब नॉट कि थोड़े से, वैसे तो काफ़ी अलग है, बट पढ़ते हैं तो समझ में आ जाए। ए राइट इशू इज व्हेन ए कंपनी ऑफर एडिशनल शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस हुआ है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो सेम ही है, तो इन प्रोपोर्शन टू देयर करेंट होल्डिंग, जितना भी करेंट होल्डिंग रखे हुए हैं, अगर कोई 10 रखा है तो हम उसको 10% डिस्काउंट पे एक और शेयर दे सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि ज़्यादा शेयर ले एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, और कंपनी को क्या मिल जाता है कि वो अपना कैपिटल बढ़ा सकती है वापस विदाउट इंक्रीजिंग एनी डेट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ ए शेयर होल्डर्स ओन 300 शेयर एंड कंपनी अनाउंसेस 1:3 का राइट इशू एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, देन दे कैन बाय 100 न्यू शेयर। इसका मतलब हुआ कि जो भी 3 शेयर रखे हैं वो एक शेयर खरीद सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। हो सकता है 10 रुपये का बेचता हो तो हम उसको 8 रुपये या 7 रुपये पे दे दें, ठीक है। तो ये चीज़ है उसका। अब आ जाता है ईसॉप पे, है ना। तो एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, एन ईसॉप इज ए स्कीम वेयर ए कंपनी ग्रांट इट्स एम्प्लॉय द ऑप्शन टू बाय शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, यूजुअली एट अ डिस्काउंट एज पार्ट ऑफ द कॉम्पेंसेशन, ठीक है। तो हम कुछ स्टॉक्स जो है वो ग्रांट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना। क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू कंपेंसेट देम, है ना, कि उनको वो फील आए कि कल को वो अपनी कंपनी छोड़ के ना जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना हमारे पास, कि मान लीजिए कि कोई सीईओ है या फिर सीएफओ है, तो वो लेवल पे तो एक ही आदमी बैठा है, उस ऐसा तो होगा नहीं कि उसके पास स्किल कम होगी या फिर वो दूसरे कंपनी पे नहीं जा सकता है। कोई भी दूसरा कंपनी उसको 10-50 हज़ार एक्स्ट्रा देगा तो उसके पास क्यों नहीं जाएगा। बट अगर हम उसको कुछ शेयर देते हैं तो वो उस लगन से भी तो मेहनत करेगा कि उसके शेयर का वैल्यू भी बढ़ेगा करके। एक तो हम उसको सैलरी देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जब उसको हम एक पार्ट ऑफ ओनरशिप देंगे तभी ना वो उस चीज़ को अपना मान के काम करना शुरू करेगा, और उस चीज़ से वो भी अपने कैपिटल को बिल्ड करा सकता है लॉन्ग टर्म पे, है ना। तो इसीलिए ईसॉप दिया जाता है या फिर ईसॉप जरूरी होता है, और ये होता है ईसॉप, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ जाएंगे। एन एम्प्लॉय इज ग्रांटेड 1000 ईसॉप्स एट एन एक्साइज प्राइस ऑफ 10 पर शेयर आफ्टर अ वेस्टिंग पीरियड। इफ द मार्केट प्राइस इज 50, द एम्प्लॉय कैन बाय शेयर एट ₹100 एंड सेल दैम एट द मार्केट प्राइस ऑफ
₹50 मतलब वो प्रॉफिट बना सकते हैं ना, जितना बाहर मार्केट में बेच रहे हैं एम्प्लॉय को उससे सस्ते पे शेयर मिल जाएगा कंपनी का, ये कहने का बात है। और फिर वो जो है वो एम्प्लॉय वो बाहर शेयर बेच के प्रॉफिट बुक कर सकता है, अगर वो बुक करना चाहता है या फिर होल्ड करके ज़्यादा टाइम रखना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अब आ जाता है ESPS, ये भी उसी तरह का एक प्रोग्राम है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्रोग्राम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एज ESPS is a program where a company allows employee to purchase share at a discounted price, usually through payroll deduction over a specific period। ठीक है, काइंड ऑफ सेम है। डिस्काउंटेड प्राइस में तो ये भी मिल रहा है, बट पेरोल डिडक्शन में मिल रहा है कि पैसे नहीं दे रहे हैं, हम आपके सैलरी से काट लेंगे वो चीज़, ये बोलने का मतलब है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बढ़िया समझ में आ जाएगा, है ना। एन एम्प्लॉय इज ऑफर्ड शेयर एट 20% डिस्काउंट व्हेन द मार्केट प्राइस इज ₹50। ठीक है, दे बाय शेयर एट ₹4 यूजिंग डिडक्शन फ्रॉम देयर सैलरी। वो सैलरी से ही पैसा कट जाएगा और वो शेयर को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, हम ये बहुत सुनते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? स्वेट पसीना, है ना। तो ये वो सब उसी लेवल, स्वेट एनालिसिस वाला स्वेट नहीं है ये। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब बताता है कि हाँ एज ए कॉम्पनसेशन हम आपके मेहनत का इक्विटी शेयर दे रहे हैं आपको, काइंड ऑफ ये है उसका कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं, आप समझेंगे। ये स्वेट इक्विटी शेयर आर शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंटेड रेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एज ए रिवॉर्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपर्टीज, नो हाउ और वैल्यू एडिशन। जो एम्प्लॉय अपने एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं या फिर काम को कैसे करना है, नो हाउ जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो दे रहे हैं, या फिर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, कि किसी के आने पे ही, किसी बड़े नाम के जुड़ने पे हमारे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, तो हम उसको स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के चलते। ठीक है, तो ये एग्जांपल जैसे कि ए टेक कंपनी ग्रांट स्वेट इक्विटी शेयर टू ए सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल AI एल्गोरिदम इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश। कि यार आप इतना अच्छा एल्गोरिदम बनाए हमारे कंपनी के लिए, तो ये कुछ हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर आपको दिए जाते हैं। तो वो मेहनत करके बनाए ना, काइंड ऑफ उसी चीज़ का मेहनत का फल बोल सकते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है, तो उस चीज़ का उसको ओनरशिप दिया गया। अब कुछ लास्ट है, बस खत्म होने वाला है। तो ये कुछ लास्ट टर्म है, जैसे अंडर राइटिंग। वैसे तो जानते ही होंगे सब, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि डिटेल में होता क्या। अंडर राइटिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस वेयर एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जो कि अंडर राइटर्स होते हैं, guarantees to buy back unsold share और securities in case a public issue is not fully subscribed। तो होता क्या है मैं बताता हूँ। एक कंपनी बोलता है कि मेरे को लिस्ट होना है, ठीक है, शेयर मार्केट में आना है, तो उसको अपनी IPO निकालनी पड़ेगी। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। सबसे पहली बार जब वो पब्लिक ऑफर देगा तो ऐसा नहीं होता है कि वो उठ के चला जाता है और बोलता है कि मेरे को लिस्ट कर दो करके, नहीं। वो एक अंडर राइटर के पास जाएगा, बोलेगा कि मेरे इतने % ऑफ शेयर, मतलब मेरे को लिस्ट होना है, तो मेरे को IPO निकालना करके। तो फिर वो बोलेगा ठीक है, जो भी बाय रूल जितने भी % ऑफ शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, वो अंडर राइटर उसको बताएगा कि हाँ आप चिंता मत करिए, हम आपके इतने % ऑफ शेयर मार्केट से सब्सक्राइब करवा देंगे। और अगर सब्सक्राइब्ड नहीं हो पाता है, पब्लिक उतना IPO नहीं खरीदती है, तो जितने भी बच गए हैं वो सब अंडर राइटर को खरीदना पड़ता है। नॉर्मली यही होता है, ठीक है। तो उस चीज़ के सर्विस को अंडर राइटिंग बोला जाता है, और जो ये करता है काम उसको अंडर राइटर बोला जाता है। आई होप मैं समझा पाऊंगा। तो इसके फीचर्स क्या क्या हुए? तो रिस्क एश्योरेंस होती है, द अंडर राइटर टेक्स ऑन द रिस्क ऑफ द अनसोल्ड सिक्योरिटी। जो नहीं बिकेगा वो मैं लूँगा बोल देता है, तो एश्योरेंस तो हो ही जाता है। एंश्योर फंड रेजिंग सक्सेस, तो फंड रेज करने आए हम अंडर राइटर के थ्रू आए, तो कल को पब्लिक पैसा दे ना दे, जितना नहीं बिका उतना तो अंडर राइटर देगा ही, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग क्या क्या होता है? एक तो फॉर्म कमिटमेंट होता है, अंडर राइटर बाय ऑल अनसोल्ड शेयर्स, जैसे हम डिस्कस किए, ठीक है। दूसरा होता है कि बेस्ट एफर्ट का, कि इसमें वो कोई गारंटी नहीं देता है, वो खाली ट्राई करता है शेयर सेल करने का, क्योंकि अगर नहीं बिका तो मैं लूँगा बोल के, ऐसे नहीं होता। बट ज़्यादातर वो फॉर्म कमिटमेंट वाले ही होते हैं कि सब खरीद ही लेते हैं अनसोल्ड शेयर को, ठीक है, क्यों खरीदना पड़ता है, वरना क्यों ही जाएगा कोई कंपनी उधर उनके पास। स्टैंड बाय अंडर राइटिंग, तो अंडर राइटर परचेज ओनली रिमेनिंग अनसोल्ड शेयर आफ्टर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ऐसा होता है कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन तो हो गया, जितना बचा है ना सिर्फ वही खरीदने वाले भी कुछ स्पेसिफिक अंडर राइटर्स होते हैं, तो वो ये होता है स्टैंड बाय अंडर राइटिंग, क्योंकि। और एक एग्जांपल लास्ट, ए कंपनी लॉन्चेज एन IPO टू रेज 100 करोड़ बट ओनली 80
करोड़ वर्थ शेयर आर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। द अंडरराइटर बाइज द रिमेनिंग 20 करोड़ वर्थ एंश्योरिंग द कंपनी गेट्स इट्स फुल फंडिंग। वो 100 करोड़ निकालना चाहते थे पब्लिक से, तो अंडरराइटर बोला मैं करवा दूंगा। अब जब अंडरराइटर उसको पब्लिक किया कि पब्लिक अब खरीद सकती है, तो पब्लिक से तो 80 करोड़ ही जमा हुआ, तो जो 20 करोड़ का अनपेड अमाउंट था ना, वो अंडरराइटर देखा। ये पूरा एग्जाम्पल वो बता रहा है, और ये करके जो कंपनी का फंडिंग था वो फुल्ली सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे थ्योरीज समझ में आएंगे। इसके बाद अपन विल स्ट्रेट डाउन गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट, एंड होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।